इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल लीगलाइजेशन सर। तो फ्रेंड, जैसा कि हमने सीपीसी के लेक्चर स्टार्ट किए थे, जहां पे हमने सेक्शन 25 तक के प्रोविजंस कवर कर लिए थे। यदि आप नहीं देखे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी सीपीसी के प्लेलिस्ट की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे आप एक क्लिक में सारे लेक्चर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के सेक्शन 26 के बारे में, जहाँ पे बात किया गया है वादों को संशोधित किया जाने से संबंधित। अर्थात जो किसी सिविल मामले में वाद संशोधित किया जाता है, दायर किया जाता है, उसको किस प्रकार से किया जाएगा, सबसे पहले वहाँ पे क्या किया जाता है, तो उसके बारे में बात करता है सेक्शन 26। साथ ही साथ जो वादों को संशोधित किया जाना है उससे संबंधित कुछ रूल्स बताए गए हैं सेक्शन ऑर्डर 4 में, ठीक है ना। तो ऑर्डर 4 को हम डिटेल में देखेंगे। साथ ही साथ ऑर्डर 6 और 7 के भी कुछ छोटे से प्रोविजंस कहाँ पे बताए गए हैं ऑर्डर 4 में, उसको भी हम देखने वाले हैं आज। तो सबसे पहले, यदि आपको मेरे लेक्चर से रिलेटेड कोई डाउट आता है या फिर लॉ से रिलेटेड कोई क्वेरी है, आप इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैसेज कर सकते हैं। आपका सारा डाउट वहाँ पर सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 26 के बारे में बात करते हैं। तो सेक्शन 26 क्या बात करता है, वादों को संशोधित किए जाने से संबंधित। अर्थात हर वाद पत्र को उपस्थित करके, ठीक है ना, या फिर ऐसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाए संशोधित किया जाएगा। यदि आपके पास बैरेक्ट है तो बैरेक्ट लेके बैठ जाएं, वहाँ पे आपका एक एक वर्ड क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ बताई गई है, या तो वाद पत्र को उपस्थित करके बात संशोधित किया जाएगा, ठीक है, या फिर इसे अन्य प्रकार से जैसा विहित किया जाएगा। फिर कोई ऐसा प्रकार बताया गया, कोई अन्य प्रकार बताया गया है, तो उसके अनुसार क्या किया जा सकता है, बात को संशोधित किया जा सकता है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पे क्या होगा कि वाद पत्र को उपस्थित किया जाएगा किसी भी मामले। तो यहाँ पे जो वादी होगा वो क्या करेगा, सबसे पहले वाद के लिए वाद पत्र दाखिल करता है एक न्यायालय के समक्ष। तो उसके बाद क्या होगा, वाद संशोधित किया जाएगा। उसके बाद इन संशोधन में जोड़ा गया था प्रत्येक वाद पत्र में तथ्य शपथ पत्र द्वारा साबित किए जाएंगे। अर्थात जो वाद पत्र वहाँ पे उपस्थित किया जाता है और उसमें जो भी फैक्ट होते हैं, तो उसको कैसे साबित किया जाएगा, उसको शपथ पत्र के द्वारा ही साबित किया जाएगा, अदरवाइज उसको साबित नहीं किया जा सकता है। ये जोड़ा गया था आपका संशोधन में, एक साथ 2002 के संशोधन के बाद। तो उसके बाद है ऑर्डर 4। ऑर्डर सेक्शन 26 में सिर्फ इतना ही बात किया गया है, बाकी ऑर्डर 4 इससे रिलेटेड है। ऑर्डर 4 में बात किया गया है वादों को संशोधित किया जाना, इससे संबंधित कुछ रूल्स बताए गए हैं। तो फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल है वाद पत्र द्वारा वाद प्रारंभ होगा। अर्थात कोई बात कैसे प्रारंभ होगा, वाद पत्र को उपस्थित करते हुए। अब वाद पत्र जो उपस्थित होगा तो किसके समक्ष उपस्थित होगा, यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल 1 का सब रूल फर्स्ट क्या बात करता है कि वाद पत्र 2 प्रतियों में उपस्थित करके। अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वाद पत्र होगा वो 2 प्रतियों में होगा, 2 कॉपीज में क्या होगा वहाँ पे उपस्थित किया जाएगा। तो किसके समक्ष, न्यायालय के समक्ष या फिर उस अधिकारी के समक्ष जो इस निमित्त नियुक्त किया गया है। अर्थात या तो न्यायालय के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत होगा या फिर उस अधिकारी के समक्ष जिसको क्या किया गया, इसी कार्य के लिए क्या किया गया, नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है, तो वहाँ पर बात संशोधित किया जाएगा। उसके बाद है सब रूल 2। हर वाद पत्र आदेश 6 और 7 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुपालन में उपस्थित किया जाएगा। अर्थात यदि कोई वाद पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ पे सबसे पहले देखा जाए कि जो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में जो अंतर्विष्ट नियम बताए गए हैं उनका अनुपालन किया गया है या नहीं। यदि उसका अनुपालन नहीं किया गया होगा तो वाद पत्र वहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा कि वहाँ पे नियम को देखा जाएगा, जो ऑर्डर 6 और ऑर्डर 7 में है उनके नियमों को देखा जाएगा, उसके बाद वाद पत्र को उपस्थित किया जाएगा। अब यहाँ पे जो ऑर्डर 6 है और ऑर्डर 7, इसमें क्या बताया गया है, जो ऑर्डर 6 है उसमें बताया गया अभिवचन के बारे में और ऑर्डर 7 में वाद पत्र के बारे में बताया गया है। तो जो अभिवचन होता है, अभिवचन में वाद पत्र और लिखित कथन ये दोनों इसमें शामिल होते हैं। लिखित कथन क्या होता है कि जो जैसे कि वादी ने क्या किया है कि वाद पत्र दाखिल कर दिया, तो जो इधर से दूसरे पार्टी है, अपोजिट पार्टी है, वो क्या करेगी, उसका लिखित कथन दाखिल करेगी। तो ये चीज़ दोनों क्या हो जाती है, इसमें अभिवचन में शामिल हो जाती है, जो ऑर्डर 6 में बताया गया है। और ऑर्डर 7 में वाद पत्र के बारे में बताया गया है। वाद पत्र क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको, इन दोनों जो ऑर्डर्स है उसको हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।
उसके बाद है ऑर्डर 4 का रूल 2। रूल 1 तो हमने देख लिया। अब रूल 2 क्या बोलता है कि वादों का रजिस्टर, अर्थात जो वाद दायर किए जाते हैं, ठीक है ना, केस दायर किया जाता है न्यायालय में, तो वहाँ पे एक रजिस्टर होता है। उसमें एक क्रम से लिखा जाता है कि कौन सा केस पहले आया है, फिर उसके बाद कौन सा केस आया है, उसका नंबरिंग किया जाता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करता है ये वादों का रजिस्टर। न्यायालय हर वाद की विशिष्टियों को उस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तकों में जो सिविल वादों का रजिस्टर कहलाएगी प्रविष्टि कराएगा, और ऐसी हर प्रविष्टियाँ हर वर्ष उसी क्रम में संख्यांकित होगी जिसमें वाद पत्र ग्रहण किए गए हैं। अर्थात मान लीजिए 2012 में क्या किया गया है, फर्स्ट केस कोई दाखिल किया गया है, वाद पत्र दाखिल किया गया, तो वहाँ पे क्या होगा, उसका नंबरिंग किया जाएगा। उसके बाद 2012 का दूसरा केस कौन सा, तीसरा केस कौन सा, एक क्रम से क्या किया जाएगा, यहाँ पे नंबरिंग किया जाएगा कि कौन सा केस सबसे पहले आया, उसके बाद कौन सा आया। जब ग्रहण किए जाते हैं केस तो उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग कर दी जाती है। इसको बोला जाता है वादों का रजिस्टर। उसके बाद है ऑर्डर 7 को रूल 1 में वाद पत्र में अंतर्निविष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ, अर्थात जो वाद पत्र है वो उसमें शामिल क्या क्या रहता है, उसमें रहता क्या है। अभी हमने ऊपर पढ़ा वाद पत्र, अब उसमें क्या क्या रहता है ये चीज़ बताता है आपका ऑर्डर 7 का रूल 1, जहाँ पे बताया गया है कि वाद पत्र में अंतर्निविष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ। तो फर्स्ट है कि उस न्यायालय का नाम होना चाहिए। यदि कोई वादी जो वाद पत्र दाखिल करता है, ठीक है ना, तो वादी जो होता है वही वाद पत्र दाखिल करता है, उपस्थित करता है, तो उस वाद पत्र में सबसे पहले क्या होगा कि उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। अर्थात यदि ए नाम के कोर्ट में केस दाखिल किया जाना चाहिए, ठीक है ना, यदि केस दाखिल किया जाता है तो यहाँ पे ए जो नाम है, ठीक है, कोर्ट का, उसको क्या किया जाएगा, वाद पत्र में लिखा जाएगा। उसके बाद वादी का नाम, अर्थात जो दाखिल कर रहा है केस, जो प्लेंट प्रस्तुत कर रहा है वाद पत्र, उसमें वादी का नाम होना चाहिए, वर्णन होना चाहिए, और निवास स्थान, उसके जो निवास स्थान है पता है वो चीज़। उसके बाद प्रतिवादी का नाम, यदि यह निश्चित हो सके तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिवादी का नाम होगा, वर्णन और निवास स्थान होगा। और जहाँ पे वादी या प्रतिवादी क्या है, अवयस्क हैं, अर्थात माइनर हैं, तो वहाँ पर भी इस कथन को भी वहाँ पर लिखना होगा। या फिर विकृत चित्त हैं, पागल हैं, तो वहाँ भी इसका भाव लिखना होगा, उसका कथन लिखना होगा कि वादी या प्रतिवादी क्या है, विकृत चित्त हैं। उसके बाद वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित हुआ है या पैदा हुआ है, अर्थात जो फैक्ट इशू था, विवादक तथ्य क्या था उस केस का, तो वो चीज़ भी लिखना होगा। उसके बाद यह भी लिखना होगा कि न्यायालय की अधिकारिता है कि नहीं, अर्थात जो ए नाम के कोर्ट पे वाद दाखिल किया जा रहा है, तो यहाँ पे इस केस को सुनने का ए का राइट है कि नहीं, इसका जुरिस्डिक्शन है कि नहीं, ये चीज़ भी क्या होगा उस वाद पत्र में दाखिल किया गया होगा। उसके बाद वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, वाद पत्र तो दाखिल वो उपस्थित कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वादी है वो रिलीफ भी तो मांगेगा, ठीक है ना। अनुतोष जो वो चाहता है वादी, उसका भी जिसका दावा करता है, तो वह भी उसका कथन भी वाद पत्र में लिखना होगा। उसके बाद जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, वहाँ त्यागी गई रकम। अब ये मुजरा क्या होता है कि मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है ना, ये एक वाद पत्र दाखिल करना चाहता है बी के नाम का कि इसने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे और ये लौटा नहीं रहा है। तो यहाँ पे कि यदि ए ने सिर्फ 9,000 रुपये मांगा है और 1,000 रुपये क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, तो यहाँ पे इसको भी ये लिखना होगा, ठीक है ना, कि उसने 1,000 रुपये त्याग दिया है, उसके भाग का जो भी है वो चीज़। उसके बाद है अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजन के लिए वाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। अर्थात यदि जो वाद की विषय वस्तु है उसको कुछ मूल्य है, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी यह कथन लिखना होगा किसमें, वाद पत्र में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपके वाद पत्र में। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यदि आपको ये समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी कुछ नॉलेज मिल सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।